जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप लोगों का पीसी टॉप क्लासेस 800 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से लिया गया प्रश्न है। इसमें यह प्रश्न एक ही प्रश्न है, इस एक प्रश्न से पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। क्या है? वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न ये है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। एक प्रश्न ये है। उसके बाद आपको हम ले चलते हैं और प्रश्न में। और प्रश्न है, आपके प्रौद्योगिकी ने विश्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ये एक प्रश्न है। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये है। मतलब दोस्तों, अगर ये कोई भी प्रश्न इस तरह से आता है तो आप लोगों को यही उत्तर लिखना है। ये प्रश्न देख लीजिए, कोई 22 में आया, 23 में आया, 20 में आया, 21 में आया, हर बार ये प्रश्न आते हैं बोर्ड में। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जो इसमें ये प्रश्न ना आया हो, इसलिए आप सबको ये ध्यान देना है। ले चलते हैं आपको उत्तर की तरफ। सबसे पहले हम वैश्वीकरण को समझते हैं। वैश्वीकरण है क्या? अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण है। मतलब आपको ये समझना है, ये पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ तक। ये जो आपका है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, जो एक दूसरे के देशों के बीच संबंध है ना, वो उसमें जो तेजी आ रही है उसका एकीकरण। एकीकरण का मतलब एक हो रहे हैं, सारे देश क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। अब वो कई माध्यम से है, चाहे वो कंपनी के माध्यम से या सूचना के माध्यम से है या समाज के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से सभी देशों का एकीकरण हो रहा है। और ये सभी देशों का तीव्र एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब कौन कौन कारक है इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये सबसे पहले इसमें आते हैं आपका पहला नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मतलब वे बहुत से राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक देश नहीं बल्कि कई देशों में अपनी औद्योगिक कंपनियां खोले हुए हैं। या तो वो क्या काम करते हैं, छोटी कंपनियों को खुद खरीद लेते हैं और अपने में शामिल कर लेते हैं, इससे एक बड़ी कंपनी उनकी बन जाती है। और वो उन स्थानों को ढूंढते हैं जहां पे सस्ते श्रमिक, सस्ते कच्चे माल उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे विश्व में काफ़ी मात्रा में है, जो हमारे विश्व के या एकीकरण में पूरा का पूरा सहयोग दे रही हैं। तो आप लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाद इसका दूसरा मतलब है उन्नत प्रौद्योगिकी। उन्नत प्रौद्योगिकी क्या है? उन्नत प्रौद्योगिकी। अब उन्नत प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच की दूरी कम हो गई है। जैसे अगर हम देखें कि उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, जिसके कारण वैश्वीकरण को मजबूती मिली है। जैसे कि परिवहन मतलब जो साधन है उसकी उन्नति, जैसे जैसे आपका एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये आपकी ट्रेन हो गई, या बहुत सारे परिवहन बनाए गए, जिससे क्या हुआ, दो देशों के बीच की दूरी कम हो गई है। दो देशों की बीच की दूरी कम हो गई है। और इसके साथ साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। और आप देख लीजिए, सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना का मतलब है सूचना, जैसे कि आपके पास टेलीफोन है या फिर कंप्यूटर के द्वारा है ऑनलाइन किसी चीज़ को कुछ भी भेजना, और प्रौद्योगिकी के विकास में ये सब वैश्वीकरण को बढ़ावा दिए हैं। क्या दिए हैं? बढ़ावा दिए हैं। ये सब कारक हैं, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के कारक हैं। उसके बाद इसमें जैसे दूरसंचार है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है के क्षेत्र हैं, इन सब में प्रगति हुई है। क्या हुई है? प्रगति हुई है, काफ़ी बढ़े हुए हैं, इनमें वृद्धि हुई है। इसके कारण दूरसंचार सुविधाओं को विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करके सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। अगर आपको दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट ये आपको पता हो गए तो आप इसको समझ के लिख लोगे आप 4-6 लाइन आराम से, क्योंकि आपको दीर्घोत्तरी में 150 शब्द लिखना है। कितने लिखने हैं? 150 शब्द। और लघुत्तरी में आपको 80 शब्द लिखना है। 150 और 80 ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से लघुत्तरी 80 से कम नहीं होना चाहिए, दीर्घोत्तरी 150 से कम नहीं होना चाहिए। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में
कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। अगर देखा जाए तो जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। इंटरनेट से हम इलेक्ट्रॉनिक डाक भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इंटरनेट आपका जो है और इलेक्ट्रॉनिक डाक के भेज सकते हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर तो पूरी दुनिया को एक कर दिया है। आजकल लोग रहते कहीं हैं, बात कहीं करते हैं, काम कहीं करते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा साधन नहीं है, कोई भी ऐसा वर्क नहीं है, कोई भी काम नहीं है जो एक देश में रहकर दूसरे देश में ना कर पाए। आदमी एक देश में बैठा है, काम दूसरे देश में कर रहा है। इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम ही इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, जो हमारे वैश्वीकरण को मजबूती प्रदान कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, वैश्वीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संचार में सूचना प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। अगर कहा जाए तो संचार और सूचना, जो संचार माध्यम है और सूचना माध्यम है, इन दोनों ने विभिन्न देशों को, मतलब सभी देशों के बीच सेवाओं का उत्पादन के प्रसार में एक अच्छी भूमिका निभाई है। उसके बाद हम बात करते हैं उदारीकरण। तीसरा नंबर क्या है? उदारीकरण। उदारीकरण मतलब सरकार की उदारीकरण नीति है। एक नीति है सरकार की उदारीकरण नीति, जो हमारे पूरे विश्व में हर एक देशों को सुविधा प्रदान किया जा रहा है और उस सुविधा के कारण हमारे पूरे विश्व में वैश्वीकरण की भावना पनप रही है और वैश्वीकरण में तेजी आ रही है। उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। मतलब जो सरकार हमारी है, किसी भी देश की है, वो सरकार व्यापार में जो अवरोधक हैं, जो रुकावट होते हैं, उनको हटाने की एक प्रक्रिया करते हैं। मतलब कि कई नियम लगाते हैं जिससे कि उनमें कोई अवरोधक पैदा ना हो और वो आसानी से व्यापार कर सकें। और इन अवरोधकों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदारीकरण। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है। तो आप लोगों को पता हो बच्चों कि ये उदारीकरण के कारण ही व्यापारी लोग जो हैं वो व्यापार करने के लिए मुक्त निर्णय ले लेते हैं और उन्हें आयात निर्यात में आराम मिलता है और आसानी होती है, जिससे वैश्वीकरण में बढ़ावा मिलता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं निष्कर्ष की ओर कि इसका अर्थ क्या हुआ। अब हम बात करते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रही है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। मतलब 3 कारक हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई, दूसरा आपका प्रौद्योगिकी हो गया, तीसरा उदारीकरण हो गया। ये 3 कारक हैं जो हमारे वैश्वीकरण को मजबूत बना रही है। व्यापार और निवेश या वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रही। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। हमने आपको बताया ना कि अभी जो उदारीकरण की नीति सरकार लगाती है व्यापार पर, वो अवरोधकों को हटाने के लिए होती है। अवरोधक जब हट जाते हैं तो व्यापारी लोग व्यापार आसानी से कर सकते हैं और हमारे पूरे विश्व के वैश्वीकरण को एकीकरण होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हमारा पूरा विश्व एक हो रहा है, पूरा देश एक हो रहा है, वो किसी न किसी रूप में आयात और निर्यात जिसका सबसे बड़ा माध्यम है। धन्यवाद।